नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। ये रियल क्राइम स्टोरी है जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ की एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में एक 3 मंजिला मकान बना हुआ था और उस 3 मंजिला मकान में 2 फैमिली रहा करती थी। सेकंड फ्लोर पे जो फैमिली रहती थी वो मकान की मालकिन की फैमिली थी, मकान मालिक की फैमिली थी। और जो ऊपर जो फ्लोर बना हुआ था लास्ट का, उस पे किराए पे उनके नौकर रहा करते थे। नौकरानी जो होती है ऊपर, वो एक दिन अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए दोपहर में घर से बाहर निकलती है और जैसे ही घूम के मकान के पीछे की तरफ पहुंचती है तो अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन के एक पल के लिए ठहर जाती है, तभी वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो उसको लगता है कि शायद ये टीवी की आवाज़ होगी, टीवी में किसी पिक्चर चल रही होगी या फिल्म में कोई ऐसा चरित्र किरदार आया होगा जिसमें चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और इस बात को इग्नोर करके वो बच्चों को स्कूल से लाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस लौटती है। जैसे ही मकान की सीढ़ियाँ वो चढ़ने लगती है तो जब से सेकंड फ्लोर पे वो जाती है तो उसके सामने का मंजर देख के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने जब वो अपने मकान मालिक के घर के सामने पहुंचती है तो उसके मकान मालिकिन थी जो, उसकी लाश खून से लथपथ हालात में पड़ी हुई थी। उस लाश को देख के वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि जो आवाज़ आ रही थी चीखने की, वो इसी औरत की आवाज़ आ रही थी, इसी मकान मालकिन की आवाज़ थी। और जिसको उसने फिल्म के चरित्रकार किरदार का कोई अभिनय शो जान करके जिसको छोड़ दिया था या इग्नोर कर दिया था, वो मकान मालकिन की आवाज़ थी। मकान मालकिन जो रहती थी उसका नाम था अनामिका सिंह, और वो उस मकान के सेकंड फ्लोर पे अपने पति और अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और उसको ऊपर जो रहा करती थी थर्ड फ्लोर पे, जो उस मकान में रहती थी किराएदार के रूप में, उसका नाम था पूजा। और पूजा अपने पति अर्जुन के साथ वहां रहा करती थी। जैसे ही पूजा अनिमिका को खून में लथपथ देखती है तो जोर से चिल्लाती है और अपने पति को बताती है किसी ने अनिमिका का खून कर दिया है या उसको मारने की कोशिश की है। आसपास के लोग भागकर उसके पास पहुंचते हैं। उसको आनन फानन में ही वहाँ पर स्थित एक सहारा हॉस्पिटल होता है, उसमें पहुंचाया जाता है। और वहाँ जा जैसे ही वो पहुंचती है तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं। डॉक्टर को चेक करने के बाद में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूजा के पति तुरंत अनिमिका के पति को फोन लगाया, जिसका नाम आदर्श था, और उनको फोन लगा के बताता है कि इस तरह से उनकी इस हालात में हमें वो मिली और हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आदर्श भी वहाँ भागते हुए आता है, हॉस्पिटल में जाता है। जाकर के पता करता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो मर चुकी है। उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाकर देखता है कि उसके एक 1.5 साल की बच्ची होती है, जिसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होता है। अब इस बात की जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है तो लखनऊ पुलिस वहां मौके पे पहुंच जाती है, मौका मुआयना करने लगती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस एक एक चीज की बारीकी से जांच करती है। बारीकी की जांच करने के बाद पुलिस ये पाती है कि वहां कुछ सामान भी बिखरा हुआ पड़ा था जिस कमरे में उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसकी हत्या एक चाकू से गला रेत करके उसके पेट में चाकू मार के की गई थी। तो पुलिस जब बारीकी से जांच करती है तो पुलिस पहली नज़र में यह पाती है कि शायद लूटपाट के इरादे से इस औरत की हत्या की गई है। लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें लिखा होता है कि उसका पहले गला काटा गया, उसके बाद उसके शरीर पे चाकू से 35 वार किए गए। जब 35 वार करने की बात जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी थोड़ी सी इस मामले को दूसरे नज़रिए से देखने लगती है, क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि जो इतनी क्रूरता से जो हत्या करता है, या तो वो दुश्मनी होती है या पुरानी रंजिश या किसी से बदला लेने की साजिश के तहत की जाती है। लूटपाट का इरादा रखने वाला आदमी या तो उसको गोली मारेगा या एक दो चाकू से वार करके उसको समाप्त कर। और पुलिस इसी जगह आकर के उलझ जाती है कि आखिर कोई आदमी इतनी क्रूरता से किसी की हत्या क्यों करेगा। तो लूटपाट का इरादा रखने वाला हो वो इतनी क्रूरता से हत्या नहीं कर सकता। और जब पुलिस दूसरे एंगल से देखती है तो वहाँ से कुछ सामान भी गायब होता है, जिससे ये लगे कि लूटपाट के इरादे से ही हत्या की गई है। अब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और
सीसीटीवी कैमरे जो उस कॉलोनी में लगे हुए थे उनकी जांच करती है। सीसीटीवी कैमरे जब पुलिस खंगालने लगती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा शख्स दोपहर में जब आता है, जिस टाइम उसकी हत्या की जाती है, उसी टाइम एक आदमी आता है जो सर पे टोपी और गले में गमछा डाल करके रहता है और गमछे से अपना मुंह ढक के वो कॉलोनी में एंट्री करता है। और सीधा वो उसके मकान की तरफ बढ़ जाता है। जब पुलिस उस आदमी की फोटो, पूजा नाम की जो औरत होती है जिसने उसकी लाश को पहली बार देखा था और उसके पति जिसने उसको अस्पताल में पहुंचाया था, उन दोनों को दिखाती है तो पुलिस उनसे पहचानने की कहती है तो वो पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हम इनको नहीं जानते। फिर उस आदमी की फोटो जो कॉलोनी में एंट्री करता है उसकी फोटो उनके पति सिद्धार्थ को दिखाई जाती है तो वो भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिस तरह से उसका वेशभूषा उसने बना रखी थी, टोपी लगा के गले में गमछा डालकर मुंह छिपाकर आने का जो प्रयास था वो अपनी पहचान छुपाने का ही उसका प्रयास था, इसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको कोई नहीं जानता है उस कॉलोनी में कि आखिर आदमी कौन है और वो किस इरादे से इस कॉलोनी में आया था। जो टोपी ओढ़ के उस सोसाइटी में दाखिल होता है उस आदमी को कोई नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी पुलिस अपने शिकंजे कसने के लिए और तरीके से रेडी हो जाती है और बारीकी से फिर घटनास्थल का जांच की जाती है जहां मर्डर हुआ था। उस जांच के दौरान पुलिस को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। विजिटिंग कार्ड में लिखा होता है कि इंटरनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जियो कंपनी का था और वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती थी, किसी तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम को सही करने के लिए इंजीनियर आता था। पुलिस विजिटिंग कार्ड को लेकर के जियो ऑफिस पहुंचती है। जियो ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ पता करती है कि आपके पास इस नाम का कोई शख्स जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो घर जाकर लोगों के नेट वगैरह, टीवी वगैरह को या सेटअप बॉक्स वगैरह को ठीक करता है। लेकिन उस ऑफिस से, जियो ऑफिस से पुलिस को नाकामी मिलती है। वो बताते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई भी, जियो ऑफिस वाले बताते हैं कि हमारे पास इस नाम का कोई भी शख्स या इंजीनियर काम नहीं करता और हम इस तरह की कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते। जियो ऑफिस से इस बात के जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस इस मामले में और उलझ जाती है। पुलिस को इसके बाद जो जिस लड़की का मर्डर हो चुका होता है, जिस औरत का, उसके पति को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास करती है। पूछताछ में वो बताता है कि हमारे टीवी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कई दिनों से और हमने जियो पे इस बात की कंप्लेंट की थी और तभी से वहाँ से एक मैसेज आया कि हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। उसमें एक नंबर था जो एजेंट था या सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जिससे हमने बात की थी और उसको सारी समस्या बताई थी और उन्होंने आने की बात कह करके घर पे ही सर्विस प्रोवाइड करवाने की बात कही थी। इस तरह से हमारी बात हुई। जब पुलिस को ये बातें पता लगती है तो पुलिस भी चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी आखिर जियो ऑफिस वालों ने मना क्यों किया कि हम इस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाते और ये इन्होंने किससे बात की थी। अब पुलिस दो राह पे खड़ी हो जाती है कि पुलिस के सामने ना तो लूटने वाला था और ना ही पुलिस को असली कातिल का सुराग मिल पा रहा था। पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाती है और जो विजिटिंग कार्ड पे जो नंबर था उसकी जांच करवाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, CDR भी निकाला जाता है उसका। और जब उसकी जांच की जाती है तो उसमें एक नंबर जो था वो था जो पूजा नाम की औरत थी, जो किराएदार थी, उसके पति जिसका नाम सुरेंद्र था, उसका नंबर था। उस पर भी उस नंबर पे बातें होती थी और उस नंबर पे आदर्श से भी बात होती थी, उनके पति से, और अन्य मेकर से भी बात होती थी। लेकिन ज़्यादातर बात उसकी होती थी सुरेंद्र, जो उनके यहाँ किराएदार रहता था। आखिर सुरेंद्र से उसका क्या संपर्क था, पुलिस यहाँ आकर कान खड़े हो जाते हैं पुलिस के, भाई आखिर में इस आदमी का इससे क्या संपर्क हो सकता है। और पुलिस जाकर के उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने में सख्ताई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने जो कहानी आती है उसको सुनने के बाद पुलिस की भी कान खड़े हो जाते हैं। आखिर आदमी कितना गिर सकता है, किस तरह से हत्या कर सकता है। पूरा प्लान के रूप तो आगे ना बोलो। संतोष से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो संतोष बताता है कि उसने ही उस औरत की हत्या की है, लेकिन वो हत्या क्यों करता है उसके बारे में वो बताता है पुलिस को कि वो सोचता था कि करीब 8 महीनों से वो बेकार था, काम नहीं था उसके पास, और वो अपने मकान मालिक आदर्श के ही रहमो करम पे उस मकान में रह रहा था। उसी की वजह
से उसका घर खर्चा चल रहा था, उसका परिवार चल रहा था। और वो सोचता है कि आदर्श के पास सब चीज़ की मौज है, पैसे वगैरह की सबकी, उसके पास कोई कमी नहीं है, और क्यों ना मैं आदर्श के घर लूट लूँ, उसके घर में ही डाका मार लूँ, जिससे मेरी परेशानी कुछ कम हो सके। आदर्श था, वो विश्वास करने वाला आदमी था, वो अर्जुन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, क्योंकि अर्जुन को उसने अपने मकान में रहने के लिए जगह दी हुई थी, और ऊपर आदर्श के नाम के लिए ही वो मकान बनाया गया था, ऊपर का एक कमरा, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सकुशल रह सके। और आदर्श ने उसका मकान का किराया भी माफ़ कर रखा था, उससे कह रखा था कि आप बिजली का बिल भर दीजिए और हमें किराया नहीं चाहिए, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जब तक आप ऐसे ही रह सकते हैं। आदर्श उस पर काफ़ी विश्वास करता था, लेकिन संतोष था, उसने उसके विश्वास में दगा किया और उसके घर को लूटने का एक प्लान बनाता है। संतोष जो था, उसका एक दोस्त था वीरेंद्र यादव, उससे मिलकर के ये प्लान बनाता है। और एक दिन उनके घर जाते हैं तो वो बताता है कि हमारे टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वीरेंद्र यादव को टीवी मैकेनिक के रूप में उनसे मुलाकात करवाता है और उनसे उसके घर में टीवी सही करने की बातें वो करता है। वीरेंद्र यादव कहता है कि मैं कल आऊँगा और मैं कल आकर के इसको सबको ठीक कर जाऊँगा। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता लगता है तो वीरेंद्र यादव है, वो एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है, वो क्राइम करने में डरता नहीं है, और उसकी संतोष से दोस्ती हो जाती है। संतोष जो होता है उसी के मकान और उस मकान मालिक के रहमो करम पर रहने वाला होता है, लेकिन उसकी पैसों पे उसकी नज़र होती है और वो लूटना चाहता है अपने मकान मालिक और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में काटना चाहता है। इसी के चलते वो प्लान बनाते हैं। वीरेंद्र सिंह एक फर्जी आईडी बनाता है और एक किसी अन्य मोबाइल से मैसेज करता है आदर्श की पत्नी को। आदर्श की पत्नी उससे बात करती है और वो बताता है कि मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारा एक इंजीनियर आपके यहाँ आएगा और आपका सेटअप बॉक्स ठीक करके जाएगा। और ये बातें वो आदर्श से भी उसकी करवा देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वीरेंद्र यादव ही वो जियो का इंजीनियर बन के वहाँ आ जाता है, और वो जैसे ही घर पहुँचता है तो उसको जो वीरेंद्र यादव जैसे ही उनके घर पहुँचता है तो जो अनामिका नाम की लड़की होती है, औरत होती है, वो घर में अकेली होती है, वो अकेला देख करके वहाँ लूटपाट करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लूटपाट करता है तो अनामिका उसके आड़े आ जाती है, वो उस लूटपाट करने का विरोध करती है, शोर करती है। जब वो शोर करती है, विरोध करती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वीरेंद्र उसका गला काट देता है चाकू से, और चाकू से गला काटने के बाद भी वो इतने गुस्से में आ जाता है कि उसके एक के बाद एक उसके ऊपर वार करता रहता है, और इतने वार करता है कि उसका सारा पूरा शरीर छलनी हो जाता है। इतने गुस्से में वो लूटपाट करता है। लूटपाट करने के बाद में उसको पूरी तरह से मारने के बाद में वो वहाँ से जाता है, और जाते वक्त संतोष को फ़ोन कर देता है कि मैंने उस औरत को मार दिया है और उसके सामान मैंने लूट लिया है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संतोष जो होता है वो आकर के उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद करता है। उसको ये तो पता था कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल पहुँचाने में लोगों की मदद करता है, जिससे लोगों को ये शक ना हो कि इसका भी हाथ हो सकता है। और पूरी घटना को एक अनजान बन के वो उसमें शामिल रहता है, उसके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करता है। अनिमा के पति के साथ, आदर्श के साथ तो अपने रिश्ते निभाने की भी कोशिश करता है, और उसी ने लूटपाट के इरादे से उसकी एक पत्नी की हत्या करवा दी थी। किस तरह से धोखा देते हैं आदमी विश्वास को तोड़ते हुए, यही कहानी है। वीरेंद्र यादव को जब पुलिस कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार करती है तो उसको कोई पछतावा नहीं होता। वो बताता है कि एक दिन सबको मरना होता है, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसको लूटने के इरादे से उसके घर में घुसा था, और मेरी लूटने का विरोध करने के कारण मैंने उसको मार डाला। और वो ज़्यादा विरोध कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। इसके बाद मैंने एक के बाद एक उस पर 35-40 वार किए, और वो पूरी तरह जब तक मर ना गई, जब तक मैं उसको मारता ही रहा। अगर मैं उसको लूटता नहीं या उसके घर में लूटपाट नहीं करता तो मुझे अपनी एक किडनी बेचनी पड़ती, और जब मैंने देखा किडनी बेचने से आसान तो किसी को घर लूटना होता है, तो मैंने ये लूट का इरादा बनाया। और लूट में मैंने संतोष को भी शामिल किया, जो उसके मकान में रहता था, और दोनों ने फुल प्लान किया इस लूट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और 1 महीने तक उन लोगों ने प्लानिंग की। और जब उसकी पत्नी संतोष की घर से बाहर जाती है बच्चों को स्कूल से लाने, तभी वो लूटने के लिए उसको बुलाता है और
दोनों इस हत्याकांड में शामिल होते हैं। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके उनका चालान बना करके न्यायालय के सामने पेश किया है। अभी उनकी सज़ा क्या होनी है विचाराधीन है, और जो होगी सो पता लगेगा। आखिरकार इस तरह की कहानी है, ये लखनऊ की है कि कोई आदमी किसी पे विश्वास करके अपने मकान में, अपने दुख दर्द में, खुशी में शामिल करता है किसी को, और वो विश्वास को इस तरह से तोड़ते हैं। जिसने उसको खाना दिया उसी थाली में उसने छेद करने की कोशिश की। इस तरह का संतोष था जिसने उस मकान मालिक को मौत के घाट उतार डाला। कल मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।